हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग माय छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा। और गाइज आज हम लोग यहाँ पर क्लास 9th NCERT का एक जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं विद प्रॉपर 3D एनिमेशन। आप सब इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। ये वीडियो आप लोग को आपके 9th के एग्जामिनेशन प्लस 10th के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो NTSC जैसे बड़े बड़े जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको भी आप क्रैक कर पाने में इजीली बहुत ही अच्छा खासा एबल रहोगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। हमारा एक छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है। नीचे रेड कलर की बटन दिख रही होगी, उसे जरूर एक बार आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। गाइस आज की जो क्लास है ये क्लास 9th वाले बच्चों के लिए है और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो लेट्स डिग इन, ओके, और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे क्लास 9th में कितने आखिर कंटेंट हैं, मतलब कि जो चैप्टर्स हैं वो कितने सारे हैं, और मैं आपको सारे चैप्टर कवर करा के देने वाला हूं। तो सबसे पहला है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, फिर दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, देन थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, देन हमारा फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, फिफ्थ चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देन सिक्स्थ चैप्टर टिश्यूज, then 7th chapter diversity in living organism, then 8th chapter motion chapter पढ़ने में बहुत मजा आएगा। 9th chapter है force and laws of motion, then gravitation तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इसे सीखने में आप सब बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। ओके, देन उसके बाद साउंड, देन व्हाई डू वी फॉल इल, एंड देन नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये सारे हमारे प्रॉपर चैप्टर हैं। ये लास्ट में 15th चैप्टर है जिसका नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस फर्स्ट चैप्टर को जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस प्यारे से चैप्टर को। तो गाइज जो मैटर इन आवर सराउंडिंग ये चैप्टर है, तो अब इस चैप्टर को आप लोग प्रॉपर एनिमेशन के थ्रू सीखने वाले हो। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने बाजू में एक नोटबुक और पेन पेंसिल जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जाएगा उसे अगर आप लोग लिखोगे नहीं तो फिर वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए मैटर इन आवर सराउंडिंग ये पहला चैप्टर है। साइंस की दुनिया में अब आप एंट्री कर रहे हो, मतलब इससे बेसिक तो कुछ भी नहीं होता, मतलब ये जो भी है यही सबसे बेसिक है। और मैं आप लोग को 3D के थ्रू सारी चीजें आपको एग्जैक्टली समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपने सारे फ्रेंड्स में जरूर शेयर करोगे। ओके, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग सबसे पहले देखते हैं यार कि सराउंडिंग यानी हम जो अपने आजू बाजू देखते हैं तो इसमें क्या क्या है। इसमें बहुत कुछ आपने देखा होगा। सबसे पहले तो आप जैसे उठते हो तो सबसे पहले आप इंसानों को देखते हो, फिर उसके बाद आप पेड़ पौधे ट्रीज, फिर उसके बाद आप गुलाब का फूल आप देखते हो, देखते ही नहीं आपने दिया भी होगा। ओके, देन उसके बाद आप सेल देखते हो, फिर उसके बाद आपने हार्ट कभी तो देखा होगा, देन हमारे बाजू में स्केलेटन, फिर स्पून, मेनी थिंग्स लाइक ये कप ऑफ टी, देन उसके बाद कैंडी, देन ये जो भी है, और ये है बनाना, इसे कैसे भूल सकते हो। तो ये सारी चीजें, ऐसे ही बहुत कुछ है यार, लाइक वाटर का एक ड्रॉप हो गया, देन उसी तरीके से हमारी फिश है, फिश को जो पानी के ऊपर चलते हैं ये जो नाव है, ठीक है, फिर ऐसी बहुत से लाइक स्टोन, फिर मेनी थिंग्स लाइक आइसक्रीम, देन फूड मटेरियल्स, समथिंग जो आप खाते हो, देन आफ्टर दैट एप्पल, देन स्टार्स, देन क्लाउड्स, ऐसी बहुत सी चीजें आपने अपने आजू बाजू देखी होगी। मतलब इस दुनिया में ना आपने अपने आजू बाजू जो भी देखा है ये सब कुछ मैटर है, मतलब एवरीथिंग। ये मेरी शर्ट, ये मेरी वॉच, ये मेरी स्किन, मेरा स्पेक्स, एवरीथिंग, मेरे टीथ, मेरे ब्लड, आजू बाजू मेरे सामने जो कैमरा है, ये लैपटॉप है, लाइट्स है, एवरीथिंग इज मैटर। तुम दुनिया में जो भी देखते हो वो सब मैटर है। तो अब आप बोलोगे भैया आपने यहाँ पे हवा नहीं बताया कि हवा क्या चीज है, एयर। तो गाइज एयर भी मैटर है। तो आप बोलोगे भैया ये दिखती तो नहीं है एयर। तो भाई एयर दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। तो जो चीजें बाहर से फिजिकली टच होके महसूस हो वो हमारा मैटर कहलाता है। तो आप बोलोगे भैया जो लव हेट है ना, जैसे हम किसी को लव करते हैं, किसी को हम हेट करते हैं, तो ये भी तो नहीं दिखता।
तो क्या ये जो नहीं दिखता है तो क्या ये भी मैटर है? तो नहीं, जिसे रियलिटी में हम फील कर सकते हैं, ठीक है, जो रियलिटी में फिजिकली जिसे तुम फील कर सकते हो, हवा को तुम फिजिकली महसूस करते हो, फैन चालू होता है तुम फिजिकली महसूस करते हो, तो वो तुम्हारा मैटर है। बट तुम लव को फिजिकली कभी भी महसूस नहीं करते हो, इसीलिए वो मैटर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रॉपर छोटे से और नोट्स से हम यहां पे बहुत सी चीजों को पढ़ेंगे। आप इसे नोट डाउन डेफिनेटली कर लोगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो नोट में सबसे पहले एवरीथिंग दैट वी सी इज मैटर, यानी कि जो भी हम इस दुनिया में देखते हैं, हमारे सराउंडिंग में एवरीथिंग जो भी दिखता है आपकी आंखों से और जिसे आप फील करते हो फिजिकली, बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, फिजिकली जिसे आप फील करते हो वो मैटर है। तो आप बताओ ये एवरीथिंग जो है, इस एवरीथिंग में क्या क्या आता है? तो इस एवरीथिंग में जैसे कि एनिमल और ट्रीज, फिर फूड मटेरियल्स, फिर उसके साथ साथ स्टोन्स यानी पत्थर वगैरह, सैंड, फिर उसके बाद एयर, फिर उसके बाद आपका क्लाउड्स, ऐसी बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं। ओके, चलो ये सब कुछ आता है, मतलब एवरीथिंग में ऐसी बहुत सी चीजें, मेरे से बहुत कुछ मिस हो गया होगा, लाइक प्लैनेट्स, अर्थ, बहुत कुछ यार, जो भी तुम दुनिया में देखते हो सब कुछ मैटर है। ओके, चलो अब हम ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एग्जैक्टली हमें जानना है कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। तो मैटर की डेफिनेशन को समझना है तो उसके पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड देन फिर हम लोग जानेंगे कि आखिर यार सच में मैटर की डेफिनेशन ये है, मतलब कैसे आई। तो गाइज हमारे पास ना एक वाइन की ग्लास है। अब आप सब वाइन तो पीते नहीं होगे, ठीक है, तो वाइन की एक हमारे पास ग्लास है। आप इस ग्लास को एक बार ढंग से देख लो कि नीचे से कुछ वाइन भरी हुई है और कुछ पार्ट खाली है इस वाइन का। आप इसे अच्छे से एक बार देख लो। अब आप देखोगे कि जो ऊपर का पार्ट है ये क्या है भाई, एयर से भरा हुआ है, मतलब कुछ ऊपर के पार्ट को एयर ने यानी हवा ने उसे ऑक्यूपाई कर लिया है, उस स्पेस को, है ना, इस जो ग्लास है इसमें। और जो नीचे का पार्ट है इसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है किसने? हमारे लिक्विड मटेरियल ने। अब ये वाइन है, पानी है, वो तो बाद की बात है, बट एग्जैक्टली जो स्पेस ऑक्यूपाइड है इस ग्लास में, आप उस पर फोकस करना। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जरा ध्यान से देखना। अब ये जो ग्लास है ये भी कहीं रखी हुई है, इस ग्लास के ऊपर जो हवा भरी हुई है वो भी कहीं रखी हुई है, उस ग्लास में जो वाइन यानी लिक्विड भरा हुआ है वो भी कहीं रखा हुआ है। तो यानी कि इन्होंने कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई किया ना यार, है ना। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। अब एक बात आपको बताता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं इनका कुछ तो मास होगा। अब इतना बड़ा पत्थर है, फिश है, और आपने प्लैनेट्स देखे थे, स्टार्स देखे थे, इंसान, ट्रीज, ह्यूमन बीइंग, कपड़ा, फूड मटेरियल, सब कुछ हमने देखा हमारे आजू बाजू। तो क्या इनका मास नहीं होता? इनका मास भी होता है और ये जगह को भी कैप्चर करते हैं, यानी स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो यानी कि ये जो ग्लास है उसके अंदर जो हवा भरी हुई है उसने भी कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, फिर जो लिक्विड भरा हुआ है वो भी कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, तो इनका कुछ तो वजन होगा, कुछ तो मास होगा। बहुत बढ़िया। तो एग्जैक्टली यार यहां पे अब हम देखते हैं कि मैटर क्या है। आपने एक चीज देखी कि एवरीथिंग इज मैटर, बट जो एवरीथिंग है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और उसको कुछ तो मास भी होता है ना। तो चलो हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। ओके, यानी कि दुनिया की वो सारी चीजें मैटर हैं और वो हर एक मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसको कुछ मास होता है। तो अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि बताओ, लव जो तुम किसी को करते हो और हेट तुम किसी के ऊपर गुस्सा या हेट करते हो, तो क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है? क्या इसका कुछ मास है? लव का मास होता है? नहीं, बट तुम फील करते रहोगे, वो बात की बात है, बट इसका कुछ मास नहीं होता, तो इसीलिए वो मैटर नहीं है। तो दुनिया की हर एक चीज मैटर है, ठीक है, बस वो स्पेस और मास उसको होना चाहिए। तो हवा को मास होता है और हवा को तुम फील भी करते हो और तुम्हारे आजू बाजू हवा है, यानी कि उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं? ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। तो मैटर क्या है? मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। बहुत बढ़िया। तो यार ये मास क्या चीज होती है? अगर टीचर ने तुमसे पूछ लिया कि बेटा बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास, तो अब ध्यान देना, इस दुनिया में जो भी सब कुछ दिखता है वो तो हमारा मैटर है और मैटर को मास होता है। तो आपको नहीं लगता कि मैटर और मास में कुछ तो रिलेशनशिप है? क्योंकि भाई दुनिया में जो दिखता है वो मैटर है और मैटर को ही मास होता है।
तो इसीलिए जो मास की डेफिनेशन है वो क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दी बॉडी। यानी कि जैसे कि मैं एक इंसान हूं, मैं भी मैटर हूं, तो मेरे अंदर कितना मैटर है, कितना मैटर है, 10 किलो, 50 किलो, 3 किलो। अभी मेरा वजन सपोज 70 kg है, तो 70 kg मेरे अंदर मैटर है, तो मतलब मेरा मास 70 kg का है, या जो भी है। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। ओके, तो मास कितना है, जितना मेरे पास मैटर है। तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दी बॉडी इज नथिंग बट मास। बहुत बढ़िया। अब एक चीज और देखते हैं, ये जो ग्लास थी यार, इस ग्लास ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है कहीं का, और इस ग्लास के अंदर लिक्विड ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो आपने कभी एक टर्म देखा है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो स्पेस होता है वही कहलाता है वॉल्यूम। अगर ये ग्लास है तुम्हारे सामने वाइन की, और इस ग्लास में जितना भी स्पेस होगा वो टोटल स्पेस ही हमारा वॉल्यूम कहलाएगा। वॉल्यूम, उस ग्लास का वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब खाली जगह जिसमें तुम कुछ डाल सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं जिनका जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनमें तुम कुछ डाल सकते हो। तो जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जितना उनके पास स्पेस है, खाली जगह है, वही खाली जगह, वही स्पेस वॉल्यूम कहलाता है। तो स्पेस इज इक्वल टू वॉल्यूम। हमेशा ध्यान देना, स्पेस ही वॉल्यूम है, खाली जगह ही वॉल्यूम है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको यहां तक समझ में आया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मैटर क्या है समझा, मास क्या है समझा, वॉल्यूम क्या है समझा। ओके, बहुत बढ़िया। अब आपको मैटर जैसे टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। बहुत सुंदर। अब यार हम देखते हैं कि आज से बहुत साल पहले ना क्या होता था कि अपने भारत देश के अंदर, अपने इंडिया के अंदर बहुत से साइंटिस्ट एंड बहुत से फिलोसोफर लोगों ने बहुत से अपने अपने थॉट्स दिए। अब जैसे कि अभी के जमाने में तो ठीक है, हमारा मैटर सब कुछ है, बट पहले के जमाने के लोगों का क्या सोचना था कि दुनिया में जो भी चीजें दिखती है ना, वो सिर्फ 5 चीजों से बनती है। यानी कि अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, एंड दैट एलिमेंट जो है उसका नाम है पंच तत्व। ओके, पंच का मतलब होता है 5, यानी कि 5 तत्वों से वो सारे एलिमेंट हमारे बने हैं। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा एयर, यानी हवा से सब कुछ बना है। दूसरा है अर्थ। तीसरा हमारा कौन सा है? स्काई। देन उसके बाद है वाटर, एंड द लास्ट वन इज फायर। इन 5 चीजों से हमारे दुनिया की सारी चीजें बनी हुई हैं, ऐसा पहले के जमाने के लोगों का मानना था। और हमारे जो वेद पुराण हैं उनके अकॉर्डिंग भी यही बात सही है कि पंच तत्वों से हमारा शरीर बनता है। ठीक है, बट आजकल के जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि जो मैटर है वो आज के जमाने के हिसाब से कुछ नई थियरी है, और उस थियरी को हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये 5 तत्व जो हैं, पंच तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स, ये भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में, जिसमें तुम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में आगे चल के पढ़ोगे। बहुत बढ़िया। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया। बहुत सुंदर। चलिए अब आगे निकलते हैं। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट चीजों को समझना है जो कि तुम्हारे लिए बहुत मैटर करेगा। तो मैटर्स आर 2 टाइप्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। अब आपको पढ़ना है डिटेल में, तो आपको जानना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है। तो मैटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। मैटर 2 तरीके का होता है, बट डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो 2 तरीके की होती है। पहली है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। तो गाइस इस चैप्टर के अंदर जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है हम उसे नहीं पढ़ने वाले हैं। क्यों? वी विल स्टडी इट इन सब्सिक्वेंट चैप्टर, यानी कि नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम किसकी बात करेंगे? अभी सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि आखिरकार फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या क्या है। तो चलो सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट से कुछ समझते हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि बाहर से देख करके, यानी कि एग्जैक्टली फिजिकली हम केमिकली बात नहीं करेंगे। केमिकल चीजें मतलब जैसे कि केमिकल्स आपने देखे होंगे, उनकी बात हम नहीं करने वाले। हम फिजिकली बाहर से, एक्सटर्नली चीजों को हम एनालाइज करने वाले हैं, बाहर से देख के।
ठीक है। तो एक टाइम था जहां पे ना कुछ स्कूल्स हुआ करते थे। तो एक स्कूल का मानना था कि जो मैटर होता है ना वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। जैसे एक लकड़ी होती है, कैसे वो कंटिन्यूअस फॉर्म में रहती है, कुछ वैसा होता है, कंटिन्यूअस लाइक वुड। यानी कि लकड़ी कैसे होती है, एकदम कंटिन्यूअस रहती है, ऐसा फल्ली की फल्लियां लकड़ी की होती हैं। तो वैसा रहता है मैटर का अंदर का जो चीजें हैं। बट क्या ये सही है? और एक स्कूल के कुछ लोग पहले के जमाने में ऐसा मानते थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो मैटर्स है वो एग्जैक्टली पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि जो एग्जैक्टली मैटर होता है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में है। और कुछ स्कूल्स का मानना था, स्कूल ऑफ थिंकिंग एंड ऑल, ठीक है, तो वो क्या मानना था दूसरे लोगों का कि जो मैटर होता है वो कंटिन्यूअस होता है। मतलब अगर मैंने कोई चीज उठाई तो वो एकदम कंटिन्यूअस रहेगी। और कुछ लोगों का मानना था कि अगर मैंने कोई चीज उठाई तो वो किसी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। तो अब किसका थॉट सही है? क्या सच में हमारा मैटर कंटिन्यूअस है या सच में हमारा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है? यानी कि इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट, यानी कि पार्टिकल से बना है मैटर या फिर ये कंटिन्यूअस है? तो अब तो तुम जानते हो, एक छोटा सा बुद्धू बंदा भी बता देगा कि मैटर पार्टिकल से बना होता है। बट साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि भाई किसी भी चीज का प्रूफ चाहिए। ऐसे तुमने सोच लिया और तुमने कह दिया कि जो हमारे मैटर है वो एग्जैक्टली पार्टिकल से बना है, तो ये सही बात नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें थियोरेटिकली प्रूफ करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली भी तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए फिर देखते हैं, अभी हम इस लोग को कुछ प्रूफ करेंगे। तो गाइस हम एक छोटी सी ना एक्टिविटी करने वाले हैं और इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग जानेंगे कि आखिरकार मैटर कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं या फिर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है क्या। चलो, तो हमने क्या किया यार, हमने एक छोटा सा ग्लास ले लिया, ठीक है, और ग्लास में हमने कुछ 100 ml पानी डाल दिया। ठीक है, मतलब 100 ml पानी आपको समझता होगा, हमने पानी डाल दिए। ठीक है, चलो हमने क्या किया यार, पानी को हमने जूम किया। पानी भी मैटर है तो पानी को हमने जूम किया, जूम 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 बराबर धूम धूम ठीक है, तो हमने पानी को जूम किया, ऐसे जूम, ठीक है, ऐसे कर डाला। जब हमने उसे जूम किया तो हमें दिखा कि उसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स दिखते हैं। आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में पानी के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स। ठीक है, यहां लिखा भी है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, इसमें कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया। वहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि हमने कुछ उसमें सॉल्ट ऐड किया। अब देखो, हमने उसमें जब कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया तो जो उसके अंदर के पार्टिकल्स हैं, ध्यान देना अच्छे से, जब हमने उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया तो आप मुझे बताओ कि जब मेरे पास एक ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें मैंने सॉल्ट डाला तो पानी का लेवल ग्लास में बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप इस प्रैक्टिकल को रियलिटी में करो। आपके पास एक बीकर लो और उसमें पानी का लेवल मेजर कर लो एंड देन उसमें आप सॉल्ट डालो। और सॉल्ट डालने के बाद अब देखो कि जब वो सॉल्ट घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है क्या? देखो, आपको लगेगा, पता चलेगा कि वो नहीं बढ़ता है। आप ही बताओ, अगर मैटर कंटिन्यूअस होता तो जो पानी है नमक डालते तो उसके ऊपर नमक आता था, यानी कि सॉल्ट उसके ऊपर आता। बट ऐसा नहीं हुआ, सॉल्ट जाके अंदर डिसॉल्व हो गया, सॉल्ट अंदर जाके क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, है ना। ऐसी चीजें हुई हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जैसे ही हमने नमक डाला यानी सॉल्ट डाला और हमने उसको ऐसे ऐसे घुमाया, स्टर किया, जब हमने उसे स्टर किया तो वो जो भी वाटर के पार्टिकल्स थे और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे में मिक्स हो गए, है ना। और मिक्स हो गए। आप यहां पे देख सकते हो कि किस तरीके से, देख सकते हो आप लोग किस तरीके से वाटर के पार्टिकल्स और जो ऑरेंज कलर में सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो दोनों एक दूसरे से इंटरमिक्सिंग करके रखे हैं, दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं। यानी कि दो वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो जगह है, उस जगह के बीच में ऑरेंज कलर का जो पार्टिकल है सॉल्ट का, वो जगह ले लिया है वहां पे। ठीक है, वो उसके जगह में बैठ गया है। तो इससे यह सीखने मिलता है कि हमारा पूरा मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बनता है। और जब हम उसमें कुछ मिलाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो उसके ज्यादा उसका लेवल बढ़ जाता है या समथिंग एल्स। ये छोटा सा एक्टिविटी ये प्रूफ करता है कि दुनिया की सारे जो मैटर्स हैं वो पार्टिकल से बनी हुई हैं। अगर पार्टिकल से ये नहीं बना होता तो पानी के ऊपर सॉल्ट आ जाता, क्योंकि कंटिन्यूअस है, फिर उसके ऊपर कुछ और आता, फिर ऐसे ऐसे डालते जाते आप लोग। बट जैसे ही आपने पानी में सॉल्ट डाला, पानी में डिसॉल्व हो गया सॉल्ट,
और पानी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वहां पे ऐसे जाके वो बैठ गए, ऐसे जाके वो बैठ गए, है ना। जहां पे जो जगह है, जैसे एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, इसके जगह में जाके सॉल्ट का पार्टिकल बैठ गया। ठीक है, इस बात को बस याद रखना अच्छे से। ओके, तो ये एक्टिविटी प्रूफ करती है छोटी सी कि हमारे जो मैटर है वो सब के सब पार्टिकल से बना होता है। तो when we dissolve salt in water, the particles of a salt get into the spaces between particles of water। ठीक है, यानी कि जब तुम सॉल्ट डालते हो पानी में तो जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में फिल हो जाता है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपने ये तो सीख लिया कि हमारे सारे मैटर्स पार्टिकल से बने होते हैं, यानी हमारा शरीर भी पूरा पार्टिकल से बना हुआ है। अब किस पार्टिकल से बना हुआ है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब वो सेल है, वो क्या है, वो बाद में जानेंगे। बट अभी के लिए इतना तुमको समझ चुका है कि हमारा सारा जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एक चीज सीखते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, यानी कि कितने छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स, जो हैं पार्टिकल कितने छोटे होते होंगे। अब ठीक है, जैसे कि सॉल्ट या पानी के पार्टिकल्स हैं तो कितने छोटे होते होंगे यार। तो अब चलो यहां पे देखते हैं। अब इस एक्टिविटी को ध्यान से समझना, अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक छोटी सी एक्टिविटी लेते हैं और उसके थ्रू हम चीजों को समझेंगे। तो मान लो मेरे पास एक ग्लास है और इस ग्लास में 100 ml मैंने पानी ले लिया। क्या ले लिया मैंने? 100 ml पानी ले लिया। ठीक है, ध्यान देना प्योर वाटर है, प्योर वाटर मतलब शुद्ध पानी, प्योर वाटर 100 ml मैंने ग्लास में ले लिया। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने? पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको मैंने एक चम्मच में से ऐसे डाल दिया उस 100 ml ऑफ पानी में। जब मैंने डाला तो वो घुल गया पूरा, और आप देख सकते हो प्योर पानी ब्लू कलर का था, अब ये पूरा पानी पर्पल कलर का हो गया। मतलब इतना छोटा सा हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट डाला था उसके वजह से पूरा पानी का कलर ही बदल गया यार। आप देख सकते हो, है ना। यानी कि उतने छोटे से पार्टिकल्स, इतने छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट में कितने सारे पार्टिकल्स रहे होंगे कि इसने पूरे ग्लास के पानी को कलर कर दिया। वाओ। चलो अब हम एक दिमाग लगाते हैं। हम इस ग्लास में जो 100 ml पानी है इसमें से सिर्फ 10 ml पानी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? 10 ml पानी निकाल के और दूसरी ग्लास में हमने डाल दिया। ध्यान से देखो, डाल दिया हमने। ठीक है, अब ध्यान देना अच्छे से। नाउ लिसन केयरफुली प्लीज। हमने जब दूसरी ग्लास में डाला ना, हमने जब दूसरी ग्लास में डाला तो वो जो ग्लास में पानी था उसमें सिर्फ 90 ml पानी था, और हमने ये 10 ml इधर वाले से निकाल के और डाल दिया। देखो 90 ml प्लस 10 ml तो अगेन 100 ml हो गया। अब हमने क्या किया, आप देखो ध्यान से कि पहले वाले ग्लास का जो कलर था वो ज्यादा डार्क है, दूसरे वाले ग्लास में हल्का डार्क है, मतलब फेड हो गया थोड़ा सा कलर। अब भाई उधर से सिर्फ 10 ml ही तो निकाल के डाला है ना, तो कलर में थोड़ा सा तो फेड होना ही है। अब इसमें से भी हमने 10 ml निकाल लिया और वापस से हम अगेन प्योर 90 ml पानी में इस 10 ml को मिला दिया। तो देखो फिर से उसमें घुल गया, और देखो जरा आप एक बात देखो अच्छे से कि वो फिर से उसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया। आप ही बताओ ना, इधर का कलर उठा के पानी में मिला रहे हो तो इसका कलर तो थोड़ा बदलने ही वाला है। फिर उसमें से भी निकाल के तो एक टाइम पे ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, फेड होते जाएगा पूरा कलर। अब क्या किया हमने, इसमें से अब हमने फिर से 10 ml निकाल के और हमने दूसरे वाले ग्लास में डाल दिया। वापस से 10 ml हमने निकाला पानी और दूसरी वाली ग्लास में डाला, उसका तो एकदम ही कलर फेड हो गया, है ना। आपको ये चीज दिखा होगा। और इसमें भी 90 ml हमने लिया था पहले प्योर पानी और 10 ml इधर से डाला, तो अगेन पूरा 100 ml हो गया। अब आप इसमें से एनालाइज करो कि पहले वाले में कितना डार्क था पानी और लास्ट वाले में आप देखो जरा कि 100 ml एकदम फेड कलर है। तो इससे क्या सीखने मिलता है? इससे यह सीखने मिलता है कि छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट हमने लिया था और उसने पूरे 100 प्योर ml ऑफ पानी जो था, हमारा प्योर पानी था, उस प्योर 100 ml ऑफ वाटर को उसने पूरा पर्पल कलर का कर दिया था। फिर उसमें से हमने सिर्फ 10 ml निकाला तो उसमें भी कुछ ना कुछ पार्टिकल रहे होंगे। उसी 10 ml पार्टिकल ने सामने वाले को क्या कर दिया, उसको भी उसने थोड़ा सा फेड कलर कर दिया। ऐसा 10 ml निकालते निकालते हम लोग गए तो हमें पता चला कि यार सारे पार्टिकल्स उधर जाते जा रहे हैं। मतलब पार्टिकल कितना छोटा होता है ना यार, कि मतलब कितना भी तुम करते जाओ, ऐसा 10-20 बार भी करोगे ना तो भी वो हल्का सा तो कलर रहेगा ही रहेगा। आपने घर में भी एक्टिविटी की होगी यार, आपको भी ये बात पता होगी कि आपके घर में मान लो साबुन रहती है, सोप,
डेटॉल वगैरह से आप नहाते हो, अगर एक बूंद डेटॉल भी आपके पानी में चली जाए तो वो पूरे पानी को डेटॉल जैसा महकाने लगता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? वैसे ही सुगंध आने लगती है। तो आपको इससे समझता होगा कि एक सिंगल बूंद, एक ड्रॉप डेटॉल में कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं। वाओ! तो हम यहां पे देखेंगे कि ये है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, ऐसा ही होता है। फिलहाल क्रिस्टल जैसा दिख रहा होगा, मेरी भावनाओं को समझना, ये है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसके अंदर ना यार, देयर मस्ट बी अ मिलियंस ऑफ पार्टिकल इन वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ध्यान देना अच्छे से, पोटेशियम परमैंगनेट एक चीज होती है, तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, तभी तो यहां पे सब घुल जा रहे हैं। ठीक है, इससे यह समझ में आता है कि पार्टिकल्स के साइज, अब आप ही बताओ, अगर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स यानी 10, 20, 50 लाख पार्टिकल्स इस छोटे से क्रिस्टल में है पोटेशियम परमैंगनेट के, तो इसका मतलब कि पार्टिकल कितना छोटा होता होगा कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलियंस ऑफ इतू सी चीज में भरे हुए हैं। क्लियर हुआ? सोचो। ठीक है, तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे होते हैं, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा छोटे हमारे ये पार्टिकल्स होते हैं। चलिए अब हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, और वो चीज है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। अब ध्यान से जरा पढ़ना अच्छे से। तो मैटर, तो मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दो होते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स को सीखेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी अभी हमने देखा भी था कि जो हमारा पानी था और सॉल्ट डाला था, तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट का पार्टिकल आ जाता है, तो इस वजह से उसका लेवल नहीं बढ़ पाता, है ना? तो इससे यह सीखने मिला था कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। इसी चीज को डिटेल में सीखते हैं। ठीक है, देखो, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट इसको चलो प्रूफ करते हैं और कुछ चीजें इससे समझते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के। चलो, तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक लेमोनेड है। लेमोनेड मींस लेमन वाला पानी, नींबू पानी जिसे हम कहते हैं। तो इस नींबू पानी या लेमोनेड जो वाटर है, तो इसके पार्टिकल्स की चलो एनालिसिस करते हैं। तो ये इसके पार्टिकल्स की हमने एनालिसिस अभी करनी है। हमने देखा कि जो हमारे ये पार्टिकल्स हैं, ये पानी के पार्टिकल्स हैं। पहले वाटर था, उसमें ये पार्टिकल्स वाटर के हैं, जो हल्का सा वाटर कलर के हैं। ठीक है, तो जो वाटर का पार्टिकल्स है उसके बीच में देखो स्पेस है। देखो यहां पे ध्यान से, स्पेसेस है कि नहीं है? बीच में स्पेस है ना? ओके, तो उस स्पेस के बीच में लेमन के पार्टिकल्स देखो इस तरीके से आ जाएंगे। आपको दिख रहा होगा, ढंग से देख लो अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से इंटरमिक्सिंग होती है, मतलब कि लेमन के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आके जगह बना लेते हैं, और इस तरीके से दो डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स मिल जाते हैं। अब लेमन एक डिफरेंट मैटर है, पानी एक डिफरेंट मैटर है, दोनों को मिलाया तो दोनों के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से मिल गए, है ना? चलो ध्यान देते हैं अभी अच्छे से। तो इससे क्या सीखने मिला? इससे यह सीखने मिला कि पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर, है ना? यानी कि जो दूसरा वाला मैटर है उसके पार्टिकल के बीच में जो जगह है उसके बीच में दूसरे हमारे पहले वाले मैटर के पार्टिकल्स बैठ जाते हैं। और दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और अब इससे यह पता चलता है कि जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अच्छा खासा स्पेसेस होता है। और इससे एक नया डेफिनेशन निकल के आती है कि अब यहां पे लेमन के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल एक दूसरे से मिक्स हुए हैं, है ना? समझ में आया आप लोग को यहां तक? बहुत बढ़िया। तो जो यहां पे इंटरमिक्सिंग हुई है, यानी कि दोनों पार्टिकल मिक्स हुए हैं, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर बाय देयर ओन इज नथिंग बट डिफ्यूजन। तो जो ये लेमन का पानी और जो वाटर, मतलब जो लेमन है उसके पार्टिकल और जो वाटर का पार्टिकल है, ये दोनों जो मिक्स हुए हैं, इसी मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारे मैटर का। व्हाट इज दैट वन? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट वाले की अब बात करते हैं। अब एक छोटी सी अपन एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो हमारे पास एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है। गुड़िया इन द सेंस एक इंसान है जो सेंस कर सकती है। तो तुम्हारे सामने एक अगरबत्ती है। एक हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो एक इंसान है और हमारे पास एक अगरबत्ती है।
अब क्या है, ये अगरबत्ती अभी जल नहीं रही है। आपको अगरबत्ती पता है ना, जो ये सेंसिबल कैंडल्स होती हैं, जलती हैं, भगवान को हम पूजा करते हैं। तो ये जो कैंडल है, तो इसमें क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है। अभी ये जल नहीं रही है, ओके। तो जो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं यार, ये कैसे होंगे, आपको पता है कि दुनिया में कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मैटर हो, सबके पार्टिकल हल्का हल्का घूमते रहते हैं। तो इसके भी पार्टिकल हल्का हल्का घूमते रहेंगे। मतलब जो अगरबत्ती है तो वो अभी जल नहीं रही है, उसको हमने कोई टेम्परेचर नहीं दिया, उसको कोई हमने जलाया नहीं है, बट फिर भी उसके अंदर के जो पार्टिकल वो हल्का 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 घूमते रहते हैं और वो एक सेंस छोड़ता है। तभी तो ये हमारा जो एक गुड़िया है, ये क्या करेगी, उसे सूंघ पाती है। तुम्हारे घर में जो अगरबत्तियां आती हैं वो नहीं जलती, फिर भी तुम उन्हें मतलब एक सेंस कर सकते हो ना, भले वो नहीं जल रही, भले उसमें से स्मेल या फिर जो भी महकता है वो नहीं आ रहा है, स्टिल तुम उसे सूंघ पाते हो, है ना। बहुत बढ़िया। तो एग्जैक्टली ये भी सूंघ पाएगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो पार्टिकल मूव करते हैं, कि ये जो भी पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या सीखने मिला, ये सीखने मिला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना। यानी कि पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर है ये हमेशा मूव करते रहते हैं। एंड दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, यानी कि दुनिया का कोई भी मैटर हो उसका पार्टिकल मूव करते रहता है, भले वो थोड़ा मूव करे या ज्यादा मूव करे, वो बाद की बात है, बट पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास पार्टिकल, ये जो हमारे पास अगरबत्ती थी, इसको हम क्या करेंगे, जलाएंगे। देखो उसमें से धुआं निकलने लग गया, और जब हम इसे जलाते हैं तो यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया, इसका बढ़ाया हमने। जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पार्टिकल क्या अभी भी इतना ही धीरे धीरे घूमेंगे, नहीं, अब इनकी स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगी। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो जब इनकी स्पीड बढ़ जाएगी यार, तो क्यों बढ़ गई, सोचो। जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया तो इसकी स्पीड बढ़ गई और ये भागना चालू कर देंगे आजू बाजू ऐसा, तो हमको सुंघाई देता है, मतलब हमको सुगंध आती है, समझा, हमको उस अगरबत्ती की सुगंध आती है, फिर ज्यादा जल्दी जल्दी आती है। तो यार चलो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि ये टेम्परेचर देने पे क्यों ये इतना फटाफट मूव करने लगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पार्टिकल है ये जो मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, तो ये पार्टिकल्स जो मूव कर रहा है, ये पार्टिकल्स क्यों मूव कर रहा है, इसके पास कौन सी एनर्जी है। तो ये जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है इसके पास है काइनेटिक एनर्जी। और आप सबने बचपन में पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी पसेस्ड बाय मूविंग बॉडी, यानी कि जो बॉडी मूव करती है एक जगह से दूसरे जगह, उसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो ये जो सारे पार्टिकल्स भाग रहे हैं तो ये इनमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई है, तभी तो ये भाग रहे हैं। ये पहले भी भाग रहे थे, बट जैसे ही टेम्परेचर दिया तो ये और तेज भागने लगे। तो इसका मतलब कि इनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ गई। तो इससे क्या सीखने मिलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो भी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया अच्छे से। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो पहले से ही थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इस चीज को याद रखो, हम आगे देखेंगे। और जिस इंसान के अंदर या जिस पार्टिकल के अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा तेज भागता है, जिसके पास कम काइनेटिक एनर्जी होती है वो धीरे धीरे भागता है, धीरे धीरे मूव करता है। तो पहले भी हमारा यही था ना कि हमने टेम्परेचर कम दिया था ही नहीं टेम्परेचर, तो धीरे धीरे मूव कर रहे थे। वो नॉर्मली होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल का कि पार्टिकल हमेशा मूव करते हैं, है ना। बट जब हम टेम्परेचर देते हैं तो ये और तेज भागने लगते हैं एक दूसरे की तरफ। चलिए, ये बहुत बढ़िया, आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट आपको यहां तक बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको कंक्लूजन भी पता चल गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स मूव करते हैं। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एक नई चीज की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल जो है मैटर के वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। That is, they possess what we call the kinetic energy। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी possessed by moving body। बहुत बढ़िया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं तो ये एक दूसरे में मिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं, एक दूसरे में ये पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, ऐसे ऐसे भाग रहे तो ये मिक्स होते हैं। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल ऐसे ऐसे मिक्स हो रहे हैं तो कैसे मिक्स हुए थे, जब हमने इनको हीट दिया था, जब हमने इसको टेम्परेचर दिया था, तभी ये मिक्स हुए थे। तो यानी कि डिफ्यूजन जो होता है, यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स,
दो पार्टिकल एक दूसरे से मिलते हैं तो वो मिक्सिंग कहलाती है, वो डिफ्यूजन कहलाता है। तो अगर हम ज्यादा हीट देंगे तो ज्यादा मिक्सिंग होगी यानी डिफ्यूजन बढ़ेगा। तो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो कोई दूसरा पार्टिकल आ जाता है, एक मैटर का जो पार्टिकल है उसके बीच में जो स्पेस होता है दो पार्टिकल के बीच में, अभी सिखाया ना आपको कि दो पार्टिकल के बीच में स्पेसेस रहता है, तो उसके बीच में किसी दूसरे पार्टिकल का मैटर का पार्टिकल आ जाता है, दूसरे मैटर का पार्टिकल आ जाता है, इसी को कहते हैं इंटरमिक्सिंग, दैट इज डिफ्यूजन। बहुत बढ़िया, यहां तक आपको सब कुछ समझ गया होगा। चलो अब आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब गाइस हमारा आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है और ध्यान से पढ़ना। चलो कुछ चीजें अब जानते हैं। अब यार दो पार्टिकल थे तो वो भागने लगे जब हमने उन्हें हीट दिया, है ना, तो क्या वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, है ना, मतलब ऐसा कैसे है कि दो पार्टिकल वहीं पे रखे हुए हैं, वहीं पे ऐसे रखे हुए हैं, मतलब वहीं पे क्यों घूम रहे हैं? अगरबत्ती के अंदर से पार्टिकल निकल के कहीं और नहीं जा रहे, जो कैंडल थी हमारी जिसे हमने जलाया था उसके अंदर से कहीं और क्यों नहीं चले गए निकल के पार्टिकल, वहीं क्यों रहते हैं? चलो अब जानते हैं। तो ऐसा कुछ तो होगा ना कि इन पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। चलो देखते हैं कि एक्टिविटी पहले करते हैं। तो आपके सामने कुछ यहां पे इंसान हैं, कुछों की मैंने जोड़ियां बनाई हैं, आप इसे ध्यान से देखो, ठीक है। अब आप बताओ कि क्या इस वाले को तोड़ना आसान है? ऑब्वियसली आसान है। क्या इस वाले को तोड़ना आसान है? नहीं, क्योंकि ये तीन चार लोगों ने पकड़ के एक दूसरे को रखा है। क्या इस वाले को तोड़ना आसान है? थोड़ा आसान है, क्योंकि यहां पे सिर्फ तीन लोगों ने एक दूसरे को पकड़ा है। ये अकेले को तो ऐसे ही मार लेंगे, और ये दो लोग को, इनको थोड़ा और आसान है तोड़ना, है ना। तो यानी कि जितनी ज्यादा मजबूती से दो लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं वो उतने ही मजबूत होते हैं उनके बीच की बॉन्डिंग, उनके बीच का जो रिलेशन है ना, ये चीज आपको समझी होगी। चलो इसी चीज से अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक चीज और देखते हैं। आपने जीवन में कभी ये लोखंड यानी आयरन देखा होगा, आपने कभी ये रबर देखी होगी, आपने कभी ये चॉक देखी होगी। आपने कभी सोचा कि इस आयरन को हम जल्दी तोड़ क्यों नहीं पाते, जबकि चॉक को तो हम इजिली तोड़ लेते हैं, और रबर को तोड़ने के लिए खींचना क्यों पड़ता है? आपने कभी ये चीजें सोची? चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूं, ठीक है। अब ये जो आयरन है, ये जो रबर है, ये जो आपके पास चॉक है, तो इन सब में से आपको ज्यादा तोड़ने के लिए ताकत इस आपके पास जो ये आयरन है इसमें लगानी पड़ती है। बहुत बढ़िया, चलो अब हम आगे निकलते हैं। अब हम एक चीज देखेंगे, आप देखो ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले समझो, जो आयरन है इसके अंदर भी पार्टिकल होंगे, क्योंकि मैटर तो पार्टिकल से बनता है। तो जो इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, ध्यान से देखना, तो ये जो आयरन है इसके पार्टिकल्स आप देखो कितना कॉम्पैक्ट है, मतलब उन दोनों पार्टिकल के बीच की जगह बहुत कम होती है और एक दूसरे से वो चिपके होते हैं। समझ रहा है, ऐसा एकदम ऐसा पार्टिकल्स रहता है, तो उनके बीच में जगह बहुत कम है, तो उनको खींच पाना बहुत मुश्किल होता है, यानी उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है ना। सेम तरीके से जो रबर होता है उसके बीच के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हैं, तो उनको भी हम तोड़ पाते हैं, थोड़ा खींचना पड़ता है ना। और जो हमारे पास चॉक होती है उसके पार्टिकल्स तो आप देख सकते हो कितना दूर दूर हैं, तो उसको तो हम ऐसे पट्ट से ऐसे तोड़ देते हैं, है ना, ऐसे हम तोड़ देंगे, है ना, पट्ट से हेडशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज इससे सीखते हैं। सबसे पहले इससे हम कुछ चीजें सीखते हैं कि दी अबोव थ्री एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अब आप बताओ ना, जब आप आयरन के उस पार्टिकल को तोड़ने जाओगे, यानी आयरन को तोड़ोगे मतलब आयरन के पार्टिकल को तोड़ रहे हो, है ना, क्योंकि आयरन खुद पार्टिकल से बना होता है, ये पार्टिकल्स ही मिल मिल के आयरन बना दिए। आपको दिखाया था ना अभी मैंने किस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो अब यहां पे जरा देखो, इन पार्टिकल्स को तोड़ पाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसलिए मुश्किल है क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है, और ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस फोर्स को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? इस बात को ध्यान देना। चलिए अब आगे निकलते हैं, चलो जानेंगे हम फोर्स कैसे आता है और ये क्या क्या है, सब कुछ समझेंगे। आगे निकलते हैं। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। एक बात तो समझ गई ना कि दो पार्टिकल के बीच में फोर्स है, और यही फोर्स पार्टिकल्स को आपस में साथ में टुगेदरली रखता है। चलिए आगे निकलते हैं। और द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अदर मैटर। अब आप देख सकते हो कि जो चॉक का है उसके पास कम फोर्स है होगा, तभी तो वो जल्दी टूटता है। रबर वाले के पास तो थोड़ा सा और, इसीलिए थोड़ा उसको स्ट्रेच करना पड़ता है, और आयरन वाले के पास तो एकदम ज्यादा फोर्स होगा, तभी तो उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है तोड़ने के लिए।
कोई ना, आगे बढ़ते हैं, आपको समझेगा। मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, अब इसे ध्यान से समझना, आपको पूरा क्लियरली समझ जाएगा। और आपके पास दूसरा पार्टिकल है, तो इन दोनों का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। अब मेरे पास तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो देखो थोड़ा सा वीक है ना, वीक बॉन्ड है, यानी कि वीक फोर्स है थोड़ा सा। अब एक और पार्टिकल है और एक दूसरा पार्टिकल है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है, तो इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा होती है। तो अब इस एक्टिविटी से आपको क्या सीखने मिला कि जब दो पार्टिकल्स होते हैं, जो दो पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्सेस थोड़ा सा वीक होता है, और अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्सेस थोड़ा स्ट्रांग रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चलिए, तो इससे क्या सीखने मिला हम लोग को कि डिस्टेंस इज मोर बिटवीन द पार्टिकल देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वीक। अगर डिस्टेंस ज्यादा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक रहेगा, और जो डिस्टेंस लेस होगा बिटवीन द पार्टिकल्स देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज स्ट्रांग, है ना। इस बात को ध्यान देना। तो अब आपको एकदम अच्छे से समझ चुका है। आपने एक चीज अभी देखी होगी, यहां पर देखो अब अच्छे से, तो सॉलिड वाला जो आयरन है इसके बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस है? क्या नहीं है, कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। दोनों पार्टिकल एक दूसरे को खींचते हैं तो ज्यादा फोर्स रहता है इनके पास, दो पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है। तो इनके पास ज्यादा खींचना होगा, क्योंकि जब कोई दो लोग पास में आते हैं तो ज्यादा खींच लेते हैं, है ना। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? ओके ओके, तो ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और रबर वाले में थोड़ा सा कम है, और इस वाले में तो एकदम ही कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस चीज को आप हमेशा अच्छे से याद रखना। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये जो आपके सामने गैस, लिक्विड और सॉलिड है, आप बताओ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किनमें पार्टिकल्स का ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? आप मुझे खुद बताओ। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि सॉलिड का डायग्राम मैंने दिया है, लिक्विड का डायग्राम मैंने दिया है और गैस का डायग्राम मैंने दिया है, तो इन दोनों में से किसके पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, और किसके पास एकदम कम डिस्टेंस है बिटवीन द पार्टिकल। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पार्टिकल के बीच में कम डिस्टेंस तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ज्यादा डिस्टेंस तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा इस चीज को याद रखना गाइस। ओके, सो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं अपने टॉपिक को। सो अभी आप लोग को मजा आया होगा इस लेक्चर को देख करके। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को डेफिनेटली जाके सब्सक्राइब करोगे, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करोगे, prashant_T9, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको मजा आया पढ़ने में या नहीं आया? कोई इश्यू है, कोई नया इंप्रूवमेंट चाहिए? जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप अपने पूरे के पूरे सारे फ्रेंड्स की कम्युनिटी में डेफिनेटली इसे शेयर करोगे, और ये वीडियो आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत बना दी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, और इस वजह से आपको डेफिनेटली सब कुछ विजुअलाइज हुआ होगा सामने, जो आप नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ पाते रहोगे। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स में भेजोगे और आप इसे एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।